एमए उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पूर्व हमने व्यंग्य अर्थ किस प्रकार से वाच्य अर्थ से भिन्न होता है, पृथक होता है, इसकी चर्चा करते हुए जो भाववादियों ने कहा था कि वाच्य अर्थ को ही व्यंग्य अर्थ मान लें तो क्या दिक्कत है, तो उसके विपरीत आचार्य आनंद वर्धन ने उनका खंडन करते हुए और वाच्य से व्यंग्य को पृथक सिद्ध किया। उन्होंने 5 उदाहरण देकर के और वाच्य अर्थ को व्यंग्य अर्थ से पृथक बतलाया, अर्थात व्यंग्य अर्थ कभी भी वाच्य नहीं हो सकता। इसी में हमने 3 उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए थे। कहीं पर वाच्य के विधिरूप होने पर व्यंग्य अर्थ प्रतिषेध रूप में होता है और कहीं वाच्य अर्थ के प्रतिषेध रूप में होने पर व्यंग्य अर्थ विधिरूप में होता है और कहीं जो व्यंग्य वाच्य अर्थ है उसके विधिरूप में होने पर जो व्यंग्य अर्थ है वह अनुभय रूप होता है और कहीं व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ के कहीं पर प्रतिषेध रूप में होने पर जो व्यंग्य अर्थ है वह अनुभय रूप में होता है। इस प्रकार से हमने इन उदाहरणों को देख करके और उस पर चर्चा की थी। अभी हम इससे आगे बढ़ेंगे, अर्थात वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ भिन्न क्यों होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक में जिन उदाहरणों को दिया है उन उदाहरणों को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। अग्रिम जो उदाहरण है उसके लिए कह रहे हैं कि क्वचित वाच्य प्रतिषेध रूपे अनुभय रूपो यथा, अर्थात कहीं पर वाच्य अर्थ के प्रतिषेध रूप में होने पर जो व्यंग्य अर्थ होता है वह अनुभय रूप होता है। जैसे प्रार्थे तावत् प्रसीद निवर्तस्व मुख शशिज्योत्स्ना विलुप्त मोनिवहे अभिसारिकाणां विघ्नं करो संन्यास्याम हताशे, अर्थात प्रार्थे तावत् प्रसीद निवर्तस्व हे मुख शशिज्योत्स्ना विलुप्त तमोनिवहे हताशे अन्यासाम अभिसारिकाणां करोषि अन्यासाम अपि हताशे। अर्थात मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रसन्न हो जाओ, लौट जाओ, अपने मुख रूपी चंद्रमा की चांदनी से अंधकार समूह को दूर करने वाली है हताशे, तुम दूसरी अभिसारिकाओं के कार्य में भी विघ्न उत्पन्न कर रही हो। ये इसका वाच्य अर्थ है। यह गाथा है और इस गाथा की व्याख्या 3-4 प्रकार से की जाती है। पहली व्याख्या के अनुसार नायक के पास आई हुई नायिका के समक्ष जब नायक गोत्रस्खलन अर्थात दूसरी नायिका का नाम लेकर और पुकारता है या अन्य अन्य प्रकार की प्रक्रियाएं करता है तो उसे सुनकर उसका अपराध सिद्ध हो जाता है। इस पर जो नायिका है वह तुनक कर लौटने के लिए उद्यत हो जाती है, तैयार हो जाती है। इस पर नायक उसकी प्रशंसा के द्वारा उसे निवृत्त करने का प्रयत्न करने लगा। उसने कहा, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान है, इससे तुम न केवल अपने सुख में विघ्न डाल रही हो अपितु अन्य अभिसारिकाओं के सुख में भी विघ्न डाल रही हो। अभिसारिका क्या होती है तो ये समझ लें, अभिसारिका वह नायिका होती है जो अंधकार आदि में प्रिय के मिलन के संकेत स्थान को जाती है। यहाँ नायक का नायिका के प्रति चाटु विशेष है, वह व्यंग्य है। दूसरी व्याख्या के अनुसार यह नायिका की सखी की उक्ति है।
नायिका को सखी ने मना किया कि वह तत्काल अभिसार न करे, किंतु जब नायिका ने उसकी बात नहीं मानी तब उसने कहा कि हताशा अपने मुखचंद्र की ज्योत्सना से अंधकार को नष्ट करके अपने सुख में विघ्न डाल रही हो, साथ ही अन्य अभिसारिकाओं के सुख में भी विघ्न उपस्थित कर रही हो। यहाँ नायिका के प्रति सखी का चाटु विशेष व्यंग्य है, लेकिन लोचनकार अभिनव गुप्त इसकी अलग प्रकार की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि नायिका को उस समय अभिसार करते हुए नायक अंधेरे में आता है। जब वह स्वयं नायिका के घर उसे मिलने के लिए जा रहा था, वह नायिका को न पहचानने के बहाने उसकी इस प्रकार प्रशंसा करता है और अपनी पहचान कराने के लिए हताशे पद का प्रयोग करता है। वह कहता है कि जब तुम दूसरे अभिसारिकाओं के लिए विघ्न उत्पन्न कर रही हो, तब तुम्हारी आशा कैसे पूरी होगी, इसलिए तुम लौट जाओ, मत आओ। यह निवर्तस्व वाच्य है, किंतु नायक का यह तात्पर्य व्यंग्य है कि या तो तुम मेरे घर चलो अथवा हम दोनों ही तुम्हारे घर चले। इस प्रकार यहाँ वाच्य अर्थ प्रतिषेध रूप में है और व्यंग्य अर्थ जो है वह अनुभय रूप है, अर्थात न तो विधि रूप में है और न प्रतिषेध रूप में है। चौथी व्याख्या के अनुसार यहाँ तटस्थ सहृदयों का किसी अभिसारिका के प्रति यह कथन सिद्ध होता है। फिर आगे कहते हैं क्वचित वाच्याद विभिन्न विषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा, अर्थात कहीं व्यंग्य वाच्य से भिन्न विषय के रूप में व्यवस्थापित होता है। कैसे व्यवस्थापित होता है? तो कह रहे हैं यथा कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सव्रणम अधरम सभ्रमर पद्माघ्रायणी वारितवामे सहस्वेदानी वा प्रियायाः सव्रणम अधरम दृष्ट्वा कस्य रोषः न भवति सभ्रमर पद्माघ्रायणी वारितवामे इदानीं सहस्व। अथवा प्रिया के व्रणयुक्त अधर को देखकर किसे क्रोध नहीं होता, अरे भ्रमर से युक्त कमल को सूंघने वाली और मना करने पर भी विपरीत आचरण करने वाली, अब तुम उसका दुष्परिणाम सहन कर। मैंने तुझे मना किया था, भ्रमर से युक्त इस कमल को मत सूंघ। इस उदाहरण से पहले के 4 उदाहरणों में वाच्य और व्यंग्य दोनों अर्थ एक ही विषय अर्थात श्रोता जो है उससे संबंध रखते हैं, जो कि क्रमशः धार्मिक, पथिक, प्रियतम और अभिसारिका के लिए हैं। अतएव इन चारों में विषय का ऐक्य होते हुए भी स्वरूप के भेद से व्यंग्य की भिन्नता दिखाई गई। अब इस उदाहरण में यह दिखाया जा रहा है कि विषय के भेद से भी वाच्य और व्यंग्य जो होता है उनमें भिन्नता हो सकती है, अर्थात वाच्य किसी एक व्यक्ति के लिए है और व्यंग्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए है। अतः वाच्य और व्यंग्य दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस उदाहरण में एक दुराचारणी नायिका जार से संभोग कराई है और जार ने उसके अधर को क्षत कर दिया है। यह स्वाभाविक है कि सव्रण अधर उसका अपराध प्रकट कर देगा, जिससे उसका पति अप्रसन्न होगा। इसलिए उसकी सखी ने उसे निरपराध सिद्ध करने के लिए, उसे अपराध रहित सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत वचन कहा है, जिसका व्यंग्य उसके पति, सुनने वाले पड़ोस के लोग, सोत, स्वयं नायिका, जार एवं तटस्थ जो भी हैं उन सब जन के प्रति विभिन्न रूप में प्रतीत होता है। नायिका की सखी उसके पति के लिए यह कहती है कि इसका कोई अपराध नहीं है, अन्यथा समझकर कुपित न होना। पड़ोसियों से उसके कथन का तात्पर्य यह है कि यदि इसका पति इसको बहुत अधिक उपालंब भी दे तो भी इसका अविनय
नहीं समझना चाहिए। सोच से यह जताना चाहती है कि इसका अधर प्रियतम ने नहीं काटा, अपितु भ्रमण ने काटा है। अतः तुमको इसके सौभाग्य से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। साथ ही प्रियाया इस शब्द के बल से नायिका का सौभाग्यातिशय स्थापन भी व्यंग्य है। नायिका के प्रति व्यंग्य है कि यह न समझना कि सोतों के बीच वह इस तरह हल्की कर दी गई है, बल्कि सहस्व इसका दूसरा अर्थ यह है कि अब उनके बीच शोभा को प्राप्त करो। प्राकृत में सहसु इस शब्द का दूसरा रूप शोभस्व भी हो सकता है, अथवा नायिका से यह जताती है कि आज तो इस प्रकार मैंने तुम्हारी रक्षा कर ली है, परंतु भविष्य में पुनः ऐसा कार्य मत करना। जार के प्रति व्यंग्य यह है कि आज तो तुम्हारी इस गुप्त प्रणयनी की रक्षा मैंने कर दी है, परंतु भविष्य में तुम कभी इसके अधर को स्पष्ट रूप से मत काटना। तटस्थ विदग्ध जन के प्रति उसका व्यंग्य यह प्रतीत होता है कि मैंने किस प्रकार सफेद झूठ बोलकर अपनी सखी की रक्षा कर ली है। इस प्रकार यहाँ व्यंग्य अर्थ के अन्य अनेक विषय हो सकते हैं, इसलिए विषय भेद से भी व्यंग्य अर्थ वाच्य अर्थ से भिन्न होता है। यह आचार्य अभिनव गुप्त ने यहाँ पर यह सिद्ध किया है। आगे वे कह रहे हैं, अन्ये चैवं प्रकारा वाच्याद विभेदिनः प्रतीयमानः संभवन्ति तेषां दिङ्मात्रम् एतत् प्रदर्शितम् द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद विभिन्नः स प्रपंचम अग्रे दर्शयिष्यति। अर्थात दूसरे भी इस प्रकार के वाच्य अर्थ से भिन्न प्रतिमान के जो भेद हैं वे संभव हो सकते हैं। उनका यह दिग्दर्शन मात्र है, थोड़ा सा कथन मात्र है। वाच्य से भिन्न जो ध्वनि है उसका दूसरा प्रभेद अलंकार ध्वनि भी आगे यानी द्वितीय अध्याय में दिखाया जाएगा।